नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में जहां हम जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। नमस्कार। आज हमारे सामने शब्दों का एक खास समूह है, संख्या 326 से 375 तक। इरादा सिर्फ मतलब जानना नहीं है, बल्कि इन्हें याद करने की कुछ अनूठी तरकीबें समझना है। हाँ, ताकि ये शब्द आसानी से याद रह जाएं। बिल्कुल। तो चलिए शब्दों की इस दुनिया को खंगालना शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम शब्द संख्या 326 ग्रूसम से शुरू करेंगे और जाएंगे 375 डैंक तक। हर शब्द का अर्थ और साथ ही उसे याद रखने के लिए मिनोमिक मतलब वो याद करने की तरकीब, उस पर गौर करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये तरीके ना रट्टा मारने को दिलचस्प बना देते हैं और शब्द लंबे समय तक जहन में रहते हैं। ये तो बढ़िया बात है। कई बार शब्द पता तो होते हैं पर ऐन वक्त पर याद नहीं आते। सही कहा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जो डर या भयानकता से जुड़े हैं। ठीक है। जैसे पहला शब्द है 326 ग्रूसम, जिसका मतलब बताया गया है भीषण या भयानक। हाँ, भयानक। इसे कैसे याद रखा जाए, कोई तरकीब? देखिए, ग्रूजम के लिए एक दिलचस्प मोनोमिक है। जी, इसे गुरु सम से जोड़कर देखें। गुरुसम। हाँ, जैसे कोई सोच रहा हो, अरे ये काम इतना भीषण इतना भयंकर था कि गुरु की जरूरत थी, पर ये तो बिना गुरु के सम मतलब बराबर पानी पी के ही कर दिया। अच्छा, हाँ। सुनने में अजीब है, पर यही अजीब कनेक्शन याद रखने में मदद करते हैं। ग्रूजम गुरु सम, पानी पी के किया गया भयंकर काम। हाँ, कल्पना तो करनी पड़ेगी। सही है। इसी तरह का एक और शब्द है 327 गास्टली। गैस्टली, हाँ। इसका मतलब भी डरावना है। गैस्टली को याद रखना शायद थोड़ा आसान है। इसकी आवाज घोस्ट यानी भूत से मिलती है ना। ओह हाँ, गोस्ट। और घोस्ट कैसे होते हैं? डरावने। तो गास्टली का मतलब हुआ डरावना। अच्छा, हाँ, ये कनेक्शन तो बिल्कुल सीधा है। गोस्ट से गास्टली, डरावना। बढ़िया। फिर आता है 328 ग्रिसली, मतलब फिर से डरावना। इतने सारे डरावने शब्द, हाँ, हैं तो कई। इनमें फर्क कैसे करें? खैर वो बात की बात है। पहले इसका हम निमोनिक देखते हैं। हाँ, ये असल में डर के अलग अलग शेड्स दिखाते हैं, पर अभी निमोनिक पर फोकस करते हैं। ग्रिजली के लिए सोचिए ग्रीस। ग्रीस। हाँ, कल्पना करें किसी ने अपने चेहरे पर खूब सारा काला ग्रीस लगा लिया हो, तो उसका चेहरा कैसा लगेगा? डरावना। बिल्कुल, डरावना। तो ग्रिजली ग्रीस लगाकर डरावना चेहरा। ठीक है, ठीक है। ग्रीस से ग्रिजली। अगला 329 हॉरिबल, ये भी डरावना। ये शब्द तो काफी सुना हुआ है। हाँ, बिल्कुल, हॉरिबल आम इस्तेमाल का शब्द है। ये सीधे सीधे हॉरर फिल्मों या हॉरर कहानियों से जुड़ता है। हॉरर, हाँ। हॉरर मतलब डर, तो हॉरिबल हुआ डरावना। इसका निमोनिक तो मतलब इसके इस्तेमाल में ही छिपा है। सही है। और इस डरावनी कड़ी का अगला शब्द 330 ड्रेडफुल, मतलब वही डरावना। ड्रेडफुल। इसे हम डेड यानी मृत शब्द से जोड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, अक्सर पुरानी कहानियों या फिल्मों में दिखाते हैं ना कि मरने के बाद इंसान डरावना बन जाता है या उसका ख्याल डरावना होता है। तो ड्रेडफुल, डेड जैसा डरावना। हाँ, जो सिर्फ अपना नफा देखता है, दूसरों का नुकसान करके भी, वो भी नेफेरियस है। तो आप नफरत या नफा किसी भी एक से इसे जोड़ सकते हैं। दिलचस्प। नफरत या नफा वाला दुष्ट। ठीक है। अब शब्द संख्या 333 विकेड, अर्थ है चरित्रहीन या दुष्ट। ये भी काफी सुना है कहानियों वगैरह में। हाँ, विकेड काफी प्रचलित है। इसे याद रखने के लिए सोचें, बिगड़ा किड मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा। बिगड़ा किड। हाँ, एक बिगड़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप के लिए शैतान या दुष्ट की तरह हो सकता है ना। हाँ। तो विकेड बिगड़ा किड जैसा दुष्ट। ठीक है। अगला है 334 परवर्स, मतलब फिर से दुष्ट। परवर्स। इसके लिए एक कहानी बना सकते हैं। पर प्लस वर। पर प्लस वर। हाँ, मान लीजिए कोई किसी को सलाह दे रहा है, हाँ। पर उस वर मतलब दूल्हे से शादी मत करना, वो परवर्स है, दुष्ट है। ये वाक्य याद रखने में मदद कर सकता है। अच्छा, परवर्स पर वो वर दुष्ट था। ये कहानी वाला तरीका अच्छा है, याद रहेगा। अब 335 इमोरल, यानी चरित्रहीन। इमोरल। इसमें मॉरल यानी नैतिक का उल्टा है। हाँ। इसे याद रखने के लिए आप इममॉर्टल अमर विलन के बारे में सोच सकते हैं। अमर विलेन। हाँ, अक्सर कहानियों या फिल्मों में जो अमर विलन होते हैं, उन्हें बहुत शक्तिशाली, दुष्ट और चरित्रहीन दिखाया जाता है। तो इममॉरल
इमॉर्टल विलन, जैसा चरित्रहीन या दुष्ट। हाँ हाँ, ये छवि आसानी से दिमाग में आती है। फिर है 336 वाइस। इसका अर्थ है दुष्टता। वाइस, इसे विष यानी जहर से जोड़िए। विष। हाँ, कहते हैं ना, उसके मन में तो विष भरा है। जिसके मन में विष हो उसमें दुष्टता होती है। तो वाइस, विष भरी दुष्टता। सही है। और इस श्रेणी का आखिरी शब्द 337 फ्लिजिशियस। ये शब्द मैंने कम सुना है, मतलब है दुष्ट। फ्लिजिशियस, हाँ, ये थोड़ा कम आम है। इसे याद रखने के लिए फ्लैग यानी झंडा शब्द का सहारा लें। झंडा कैसे? कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रीय फ्लैग पर पैर रख दे। ऐसा काम करने वाले को क्या कहेंगे? अरे वो तो बहुत बुरा हुआ, दुष्ट ही कहेंगे। हाँ, बिल्कुल, दुष्ट ही कहा जाएगा। ये एक मजबूत छवि है। फ्लजीशियस, फ्लैग का अपमान करने वाला दुष्ट। वाकई ये छवि तो याद रहेगी। तो हमने अभी दुष्टता और बुरे चरित्र से जुड़े कई शब्द देखे। हेनस, नेफेरियस, विकेड, परवर्स, इमोरल, वाइस और फ्लेजिशियस। अब विषय बदलते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब है त्याग देना। पहला है 338 वेव। वेव, इसका मतलब होता है किसी अधिकार या दावे को छोड़ देना, त्याग देना। गिव अप की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, मेमोनिक। मेमोलिक के तौर पर सोचें, जैसे किसी ने कोई चीज वेव करके हवा में ऊपर फेंक दी, यानी उसे त्याग दिया। वेव, वेव करके त्याग देना। ठीक है। अगला है 339 एब्डिकेट, मतलब वही त्याग देना। ये शब्द अक्सर राजा रानी के संदर्भ में सुना जाता है ना? बिल्कुल। एब्डिकेट का मतलब होता है पद, विशेषकर राजगद्दी को त्याग देना। इसे याद रखने के लिए सोचें, अब दिक्कत। अब दिक्कत? हाँ, जब राजा को राज संभालने में अब दिक्कत होने लगी तो उसने गद्दी एब्डिकेट कर दी, यानी त्याग दी। अब दिक्कत, ये तो बिल्कुल सटीक है। और 340 अबैंडन, त्यागना, ये भी आम शब्द है। अबैंडन का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पूरी तरह छोड़ देना, त्याग देना। इसे याद रखने के लिए सोचे, अब बंधन। अब बंधन? हाँ, जैसे किसी ने कहा, अब सारे बंधन तोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिया। अबैंडन, अब बंधन, त्यागना। भावुक कनेक्शन। फिर है 341 एब्नेगेट। इसका मतलब भी त्याग देना है। एब्नेगेट का अर्थ है किसी चीज से इनकार करना या उसे त्याग देना, खासकर अपने अधिकार या सुख को। इसे याद रखने के लिए सोचें, अब ना गेट। अब ना गेट, जैसे गेट एग्जाम। हाँ, जैसे किसी छात्र ने बहुत तैयारी की पर फिर फैसला किया कि अब ना गेट एग्जाम दूंगा, यानी परीक्षा देने का विचार त्याग दिया। एब्निगेट, अब ना गेट, त्याग देना। हाँ हाँ, ये छात्रों को याद रह सकता है। अगला 342 फोरगो, त्याग देना। फोरगो का मतलब होता है किसी पसंदीदा चीज को छोड़ देना या त्याग देना। इसे फॉर ईगो यानी अहंकार के लिए इससे जोड़ सकते हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए किसी ने अपनी ईगो के चलते अच्छी नौकरी फोरगो कर दी, यानी त्याग दी। ओहो। फोरगो, ईगो के लिए त्याग देना। ऐसा भी होता है। और 343 रिलिंक्विश, त्याग देना। रिलिंक्विश का मतलब होता है अनिच्छा से या दबाव में किसी चीज पर अपना दावा या कब्जा छोड़ देना, त्याग देना। इसे रीलिंक करना, छूटा से जोड़ें। रीलिंक करना, छूटा। हाँ, जैसे कोई पुराना रिश्ता था, उसे दोबारा रीलिंक करने की कोशिश की पर वो छूट गया, मतलब नहीं हो पाया, तो उस रिश्ते को रिलिंक्विश कर दिया, त्याग दिया। अच्छा। रिलिंक्विश, रीलिंक करना, छूटा, त्याग देना। काफी सारे त्याग वाले शब्द हैं। हाँ। अगला है 344 अब्ज्योर, त्याग देना। अब्ज्योर का मतलब होता है शपथ लेकर या सार्वजनिक रूप से किसी विश्वास, दावे या आदत को त्याग देना। इसे अब्ज्यूरी के सामने इससे जोड़ें। अब ड्यूरी के सामने। हाँ, जैसे कोई अपराधी कसम खा रहा है कि अब मैं ज्यूरी के सामने अपनी सारी बुरी आदतें त्याग दूंगा। अच्छा, शपथ लेकर त्यागना। हाँ, अब्ज्योर, अब ज्यूरी के सामने त्याग देना। ठीक है। फिर है 345 forsake, त्याग देना। फोरसेक का मतलब होता है किसी को छोड़ देना या त्याग देना, खासकर उसे जिसे आपकी जरूरत हो। मेमोनिक थोड़ा मजेदार है। फॉरशेक। forsake, मिल्कशेक वाला। हाँ हाँ, जैसे कोई मजाक में कहे कि मैं एक मिल्कशेक के लिए कुछ भी फॉरसेक कर सकता हूँ। फॉरशेक, फॉर मिल्कशेक के लिए त्याग। ये हल्का फुल्का है, अच्छा है। अगला 346 forswear, त्याग देना। फोर्सवेयर का मतलब भी शपथ लेकर किसी चीज को त्याग देना या न करने की कसम खाना है। इसे फोर्स से वेयर करना, त्याग दिया से समझे। फोर्स से वेयर करना मतलब? मान लीजिए किसी सैनिक को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए फोर्स किया जाता था, पर अब उसने उसे पहनना फोर्सवेयर कर दिया। मतलब कसम खा ली कि नहीं पहनेगा, पहनना त्याग दिया।
ये वाला मिमोनिक थोड़ा घुमावदार लगा। मतलब कसम खाकर छोड़ देना है ना। हाँ, बिल्कुल। आइडिया वही है कि किसी दबाव वाली चीज को करने से मना कर देना या त्याग देना। समझ गई। और इस त्याग समूह का आखिरी शब्द 347 रिनाउंस, त्याग देना। रिनाउंस का मतलब भी औपचारिक रूप से किसी पद, अधिकार, विश्वास या संबंध को त्याग देना है। इसे दोबारा अनाउंस करने से जुड़ें। दोबारा अनाउंस। हाँ, जैसे किसी ने पहले अपना पद त्याग दिया और फिर स्थिति स्पष्ट करने के लिए दोबारा अनाउंस किया कि वो अब उस पद पर नहीं है, उसे त्याग चुका है। रिनाउंस, दोबारा अनाउंस करना हाँ, कि त्याग दिया है। हाँ, अच्छा, तो ये त्याग देने वाले शब्दों की एक लंबी सूची थी। वेव, एब्डिकेट, अबैंडन, एब्निगेट, फोगो, relinquish, abjure, forsake, forswear, renounce। हाँ, काफी शब्द हैं। हर शब्द में त्याग का थोड़ा अलग शेड है, ऐसा लगा। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट या साफ है। 348वां शब्द है लिम्पिड। लिम्पिड, इसका मतलब होता है बिल्कुल साफ और पारदर्शी, जैसे पानी या हवा। इसे याद रखने के लिए लैंप सोचें। लैम्प। हाँ, लैंप की रोशनी में सब कुछ साफ और स्पष्ट दिखाई देता है ना। लिम्पिड, लैंप की रोशनी जैसा स्पष्ट। बढ़िया। अगला 349 लूसिड। इसका मतलब भी स्पष्ट। लूसिड का मतलब होता है साफ, आसानी से समझ आने वाला या स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम। इसे आईडी में लुक से याद रखें। आईडी में लुक? हाँ, मान लीजिए किसी की आईडी कार्ड देखकर उसकी पहचान या तस्वीर एकदम स्पष्ट हो गई। लूसिड, आईडी में देखने पर स्पष्ट। ठीक है। और 350वां शब्द पेल्यूसिड, क्या ये भी लूसिड जैसा? हाँ, पेलिसिड भी लूसिड का ही एक रूप है और इसका मतलब भी अत्यंत स्पष्ट या पारदर्शी होता है। आप इसे परफेक्टली लूसिड या मेड ऑफ लूसिड की तरह सोच सकते हैं, एकदम शीशे की तरह साफ। अच्छा, लूसिड से ही जुड़ा लगता है 351वां शब्द इल्यूसिडेट, स्पष्ट करना। बिल्कुल। इल्यूसिडेट एक क्रिया है जिसका मतलब है किसी चीज को स्पष्ट करना या समझाना। इसमें लूसिड शब्द छिपा है। हाँ है। मेमोनिक के तौर पर सोचें, ई प्लस लूसिड प्लस 8। जैसे किसी ने कुछ खा पी कर 8 पूरे ऊर्जा के साथ किसी जटिल विषय को स्पष्ट लूसिड कर दिया। इल्यूसिडेट, स्पष्ट करके समझाना। क्या बात है, दिलचस्प तरीका। 352वां है आर्टिक्यूलेट। इसका मतलब भी स्पष्ट है, पर शायद बोलने के संदर्भ में है। हाँ, बिल्कुल। आर्टिकुलेट का मतलब होता है विचारों या भावनाओं को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम। मेमोनिक थोड़ा मजाहिया है, आरती क्यों लेट? आरती क्यों लेट? हाँ। हाँ, जैसे कोई किसी आरती नाम की लड़की से पूछ रहा है, आरती तुम लेट क्यों हुई? आर्टिकुलेट करो, स्पष्ट बोलो। आर्टिकुलेट, स्पष्ट रूप से बोलने वाला। हाँ, ये याद रहेगा। अगला है 353 ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ये तो जाना ना पहचाना है। हाँ, ट्रांसपेरेंट आम शब्द है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे ट्रांसपेरेंट शीशा या कपड़ा। पोगो चैनल का पुराना लोगो भी ट्रांसपेरेंट होता था। हाँ, याद है। यह स्पष्टता का ही एक रूप है। और 354 ट्रांसलूसेंट, क्या ये ट्रांसपेरेंट जैसा है? स्रोत में इसका अर्थ स्पष्ट दिया है। देखिए, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में थोड़ा फर्क है। ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी तरह आर पार दिखने वाला। ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी, जिससे रोशनी तो गुजरती है पर साफ साफ आर पार नहीं दिखता। अच्छा, जैसे बटर पेपर। हाँ, बिल्कुल, धुंधला सा स्पष्ट। हालांकि अगर स्रोत इसे स्पष्ट कह रहा है तो हम उस अर्थ को ही लेकर चलते हैं। इसमें भी रूट ल्यूक है, जिसका मतलब लाइट या क्लियर होता है। तो ट्रांसलूसेंट कुछ हद तक स्पष्ट दिखने वाला। ठीक है, ये अंतर जानना जरूरी था, धन्यवाद। और स्पष्टता श्रेणी का आखिरी शब्द 355 एक्सप्लिसिट। मतलब स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल साफ और सीधे तौर पर कहा या दिखाया गया, जिसमें कुछ भी छिपा ना हो। इसे याद रखने के लिए सोचें, एक्सप्लेन इट एक्सप्लिसिटली या सिट एंड एक्सप्लेन क्लियरली। अच्छा, यानी बैठकर इसे साफ साफ समझाओ। एक्सप्लिसिट, साफ साफ कहा हुआ। ठीक है। तो ये थे स्पष्टता से जुड़े शब्द, लिम्पिड, लूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट, आर्टिकुलेट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, एक्सप्लिसिट। अब कुछ मिले जुले शब्द देखते हैं। 356 है सैकरिन, यानी मधुर। सैकरिन, इसे याद रखना बहुत आसान है। ये शक्कर जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। शक्कर मीठी और मधुर होती है। सैकरिन मतलब अत्यधिक मीठा या मधुर, कभी कभी बनावटी तौर पर भी। सैकरिन, शक्कर जैसा मधुर। सीधा और सरल। 357 जुवेनाइल, यानी जवान या युवा।
जुवेनाइल शब्द अक्सर कानून के संदर्भ में सुना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हाँ, सुना है। जो किशोरों या युवाओं से संबंधित है। तो जुवेनाइल मतलब युवा या किशोर अवस्था से संबंधित। जुवेनाइल युवा। हाँ, ये कनेक्शन प्रचलित है। अगला 358 मिटिगेट, कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है किसी बुरी चीज के प्रभाव या गंभीरता को कम करना। मिनोमिक है मिट्टी गेट। मिट्टी गेट। हाँ, सोचिए दरवाजे या गेट पर बहुत सारी मिट्टी जमा थी, पर बारिश या हवा से वो मिट्टी कम हो गई। मिटिगेट मिट्टी गेट पर कम हो गई। ठीक है। फिर है 359 एनकाउंटर्ड, सामना करना। एनकाउंटर्ड का मतलब होता है किसी से या किसी चीज से अचानक मिलना या सामना होना। इसे पुलिस एनकाउंटर से याद रखना आजकल आसान है। हाँ, खबरों में आता रहता है। हाँ, जैसे खबरों में आता है कि बदमाशों का पुलिस से एनकाउंटर हुआ, यानी सामना हुआ। एनकाउंटर्ड, सामना करना। सामयिक निमोनिक, 360वां शब्द, लेगेसी, यानी पैतृक संपत्ति। लेगेसी का मतलब होता है वो संपत्ति या परंपरा जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। इसे याद रखने के लिए एक मजेदार वाक्य सोचें, लेगासी, वो सारी पैतृक संपत्ति। लेगासी ये तो याद रहेगा। लेगासी, लेगासी, पैतृक संपत्ति। अगला 361 एम्प्लीफाई, बढ़ाना। एम्पलीफाई को सीधे एम्पलीफायर से जुड़ा है, हाँ, जो आवाज को बढ़ाने का काम करता है। तो एम्पलीफाई का मतलब है किसी चीज को, खासकर आवाज या प्रभाव को बढ़ाना। एम्पलीफाई, एम्पलीफायर से बढ़ाना। बिल्कुल। 362वां शब्द है अनरूली, उपद्रवी। अनरूली, इस शब्द में ही इसका मतलब छुपा है। अन प्लस रूल प्लस वाई। अच्छा, जो रूल यानी नियम का पालन न करे वो अनरूली होता है, यानी उपद्रवी या अनुशासनहीन। एकदम सही। 363 कंटेंशन, विवाद। कंटेंशन का मतलब होता है असहमति, बहस या विवाद। इसे याद रखने के लिए सोचें, कौन टेंशन लेगा। कौन टेंशन लेगा? हाँ, जब कोई विवाद होता है कंटेंशन, तो लोग कहते हैं ना, भाई इस झगड़े की टेंशन कौन लेगा। कंटेंशन, कौन टेंशन लेगा विवाद में। अच्छा कनेक्शन है। 364 सगेशियस, बुद्धिमान। सगेशियस का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान और दूरदर्शी। इसे याद रखने के लिए साग खाने वाला सोच सकते हैं। साग खाने वाला। हाँ, पुरानी कहावतें हैं या मजाक में कहते हैं कि हरी सब्जियां या साग खाने से बुद्धि तेज होती है। तो सगेशियस, साग खाने वाला, बुद्धिमान। वो यम सागा कहानी का भी संदर्भ था शायद, जो बुद्धिमानी से जुड़ी होगी। साग से सगेशियस, ये भी अच्छा है। अगला 365 मेटल, साहस। मेटल का मतलब होता है हिम्मत, साहस या दृढ़ता, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में। इसे मित्तल से जोड़ सकते हैं। मित्तल, जैसे लक्ष्मी मित्तल, हाँ बिल्कुल। जिन्होंने बड़े साहस मेटल से अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। मेटल, मित्तल का साहस। प्रेरणादायक निमोनिक। 366 शब्द, रिफॉर्म, सुधार करना। रिफॉर्म शब्द री, दोबारा, और फॉर्म, बनाना से मिलकर बना है। हाँ, किसी चीज को दोबारा बनाना यानी उसमें सुधार करना। रिफॉर्म, दोबारा फॉर्म करके सुधारना। ये तो शब्द में ही छिपा है। 367 ऑनेस्ट, जिम्मेदारी। ऑनेस्ट का मतलब होता है किसी काम को करने की जिम्मेदारी या कर्तव्य। इसे ओनर्स से याद रखें। ओनर्स। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर कह रहा हो, ओनर्स, अब इस मरीज की जिम्मेदारी ऑनेस्ट तुम्हारी है। मजेदार। 368 शब्द केओटिक। अस्त व्यस्त। केओटिक का मतलब होता है पूरी तरह से अव्यवस्थित या गड़बड़। इसे चाय में मक्खी से जोड़ें। चाय में मक्खी। हाँ, सोचिए घर पे मेहमान आए हों, आप चाय लेकर जा रहे हों और अचानक चाय में मक्खी गिर जाए। सारा माहौल केओटिक यानी अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। ओ हाँ, बिल्कुल। केओटिक, चाय में मक्खी गिरने से अस्त व्यस्त। हाँ, ये स्थिति कल्पना की जा सकती है। 369 अम्यूज, मन बहलाना या मनोरंजन करना। अम्यूज का मतलब होता है किसी का मनोरंजन करना या मन बहलाना। इसे आम का यूज से जोड़ें। आम का यूज। हाँ, जैसे गर्मी में आम का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को खुश करने, पार्टी करने या मनोरंजन, अम्यूज के लिए भी होता है। शायद एड्स का भी जिक्र था कि विज्ञापन कैसे आम का यूज मनोरंजन के लिए दिखाते हैं। अच्छा, अम्यूज, आम का यूज मनोरंजन के लिए। ठीक है। 370 रिकैपिचुलेशन, पुनरावर्तन। ये थोड़ा लंबा शब्द है। हाँ, रिकैपिचुलेशन लंबा है, पर इसका छोटा रूप हम सब जानते हैं, रिकैप। रिकैप। हाँ, टीवी सीरियल्स या मीटिंग्स के अंत में मुख्य बातों का रिकैप किया जाता है, यानी पुनरावर्तन। रिकैपिचुलेशन, रिकैप यानी पुनरावर्तन या सारांश। रिकैप से याद रखना आसान है, बिल्कुल। 371वां शब्द रोबस्ट, सुदृढ़,
रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, हट्टा-कट्टा और स्वस्थ। इसे रोबोट से याद रखें। रोबोट? हाँ, रोबोट कैसे होते हैं? मजबूत और सुदृढ़। रोबस्ट, रोबोट जैसा सुदृढ़। अच्छा, साम्य है। अगला 372 कंसॉर्ट, पति पत्नी या साथी। कंसॉर्ट का मतलब होता है जीवन साथी, पति या पत्नी, खासकर किसी शासक का। इसे कौन शर्त से जोड़ सकते हैं? कौन शर्त? हाँ, अक्सर पति पत्नी या साथियों के बीच मजाक में छोटी मोटी शर्तें लगती रहती ना। कंसॉर्ट, कौन शर्त लगाएगा साथी के साथ? ये भी ठीक है। 373 हेरिटिक, विधर्मी। हेरेटिक वो व्यक्ति होता है जो स्थापित धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध विचार रखता है या उनका खंडन करता है, यानी विधर्मी। इसे हरि को टिक करने वाले से समझें। हरि को टिक मतलब? जैसे कोई व्यक्ति हरि भगवान के नाम पर गलत टिक लगाए या उनकी मान्यताओं को चुनौती दे। हेरेटिक, हरि भगवान को चुनौती देने वाला, विधर्मी। दिलचस्प व्याख्या। सेकंड लास्ट शब्द 374 ट्राइस्ट, गुप्त स्थान पर भेंट। ट्राइस का मतलब होता है प्रेमियों के बीच गुप्त रूप से मिलने का स्थान या समय। इसे ट्राई करते हैं सेट से जोड़ें। ट्राई करते हैं सेट। हाँ, जैसे कोई प्रेमी जोड़ा ट्राई कर रहा है कि मिलने के लिए कोई गुप्त जगह सेट हो जाए। ट्रिस्ट, ट्राई करते हैं सेट गुप्त भेंट के लिए। और हमारी आज की सूची का आखिरी शब्द 375 डंक, यानी गीला। डाइंग का मतलब होता है ठंडा, नम और सीलन भरा, अक्सर अप्रिय रूप से गीला। इसे टैंक मतलब पानी की टंकी, उससे याद रखें। टैंक। हाँ, पानी का टैंक अक्सर अंदर से गीला और नम रहता है ना। डाइंक, टैंक जैसा गीला और नम। बहुत खूब। तो ये थे शब्द संख्या 326 से 375 तक, उनके अर्थ और उन्हें याद रखने के कुछ वाकई दिलचस्प तरीके। हाँ, हमने देखा कि कैसे डर, दुष्टता, त्याग, स्पष्टता और कई अन्य भावों से जुड़े शब्दों को मेनोनिक्स की मदद से याद रखा जा सकता है। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दों को सिर्फ रटा न जाए, बल्कि उनके अर्थ को समझकर किसी कहानी, छवि या अजीब से कनेक्शन से जोड़ लिया जाए। हाँ, ये सीखने की प्रक्रिया को न सिर्फ आसान बनाता है, बल्कि यादगार भी। हर शब्द के पीछे एक छोटा सा हुक या ट्रिगर बनाने जैसा है ये। सही कहा। और ये मेनोनिक्स चाहे कितने भी सीधे लगें या अजीब, अगर वो हमारे लिए काम करते हैं तो वही सबसे प्रभावी तरीका है। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज जो नए शब्द सीखे, उनमें से कौन सा शब्द उन्हें सबसे दिलचस्प लगा और उसका मेनोनिक क्या था? और उससे भी अहम, उस नए शब्द को वो अपनी रोजमर्रा की बातचीत या लिखने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है। शब्दों को सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने से ही वो हमारी शब्दावली का स्थायी हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और विश्लेषण के साथ। नमस्कार। 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 भाषा की दुनिया भी कमाल की है, खासकर जब हम नए शब्द सीखते हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसी सामग्री आई है जो अंग्रेजी शब्दावली बढ़ाने के अनोखे तरीकों पर फोकस करती है। हाँ, खास तौर पर वो याद रखने की मजेदार तरकीबें जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं। बिल्कुल। ये मेमोनिक्स सीखने को काफी दिलचस्प बना सकते हैं ना, वरना कई बार शब्द रटना उबाऊ हो जाता है। सही कहा। ये इसे एक पहेली जैसा बना देते हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम लगभग 25 शब्दों को देखेंगे, शब्द संख्या 376 से 400 तक, और उनको याद करने के लिए जो मेमोनिक्स दिए गए हैं उन पर बात करेंगे। अच्छा, देखते हैं ये कितने कारगर हैं। चलिए शुरू करें। हाँ, तो पहला शब्द है नंबर 376, रिफॉर्म। रिफॉर्म, इसका मतलब होता है सुधार करना, किसी चीज को बेहतर बनाना या जैसे किसी सिस्टम में बदलाव लाना। सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार, इस तरह से। हाँ, बिल्कुल। और इसको याद रखने का तरीका बताया है, दोबारा फॉर्म करना मतलब सुधारना। ये तो काफी सीधा है। हाँ, ये अच्छा है, मतलब शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। री मतलब दोबारा, फॉर्म मतलब बनाना, सीधा कनेक्शन। सही। अच्छा, अगला शब्द है 377 ओनस। ओनस। हाँ, ओनस का मतलब है जिम्मेदारी या कह सकते हैं दायित्व, जिम्मेदारी। हाँ, अक्सर ये किसी अनप्लेजेंट काम या ड्यूटी के बोझ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोर्ट में कहते हैं सबूत का ओनस प्रोसिक्यूशन पर है। अच्छा, और इसकी ट्रिक तो थोड़ी नाटकीय सी है। ओ नस कटती, अब तो ये बचाना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। हाँ, ये तो काफी ड्रामेटिक है, लेकिन ऐसी मजबूत छवियां या भावनाएं जो होती है ना, हाँ, वो अक्सर शब्दों को याद रखने में मदद करती हैं, भले ही वो थोड़ी अजीब लगे। शायद इसीलिए याद रह जाए। शायद वही बात है। अगला शब्द है 378,
chaotic. chaotic मतलब अस्त व्यस्त, बिल्कुल गड़बड़, कोई व्यवस्था ना हो जहां। जैसे? ट्रैफिक जैम हाँ, बिल्कुल। या तूफान के बाद शहर की हालत chaotic हो सकती है। और ट्रिक है, चाय में मक्के मार के अस्त व्यस्त कर दी। चाय में मक्के ये तो बहुत ही अजीब कल्पना है ना? पर शायद यही बेतुकापन काम करता है। दिमाग ऐसे अटपटी बातें जल्दी पकड़ता है। सही कहा। अब है 380, अम्यूज। अम्यूज मतलब मन बहलाना, मनोरंजन करना, किसी को हंसाना या खुश करना। और इसे याद रखने का तरीका, आम का यूज एंटरटेनमेंट के लिए होता है एड्स में। अच्छा, हाँ, और इससे जुड़ा शब्द अम्यूजमेंट भी है, जिसका मतलब मनोरंजन ही है। ये अच्छा मेमोनिक है, आजकल के विज्ञापनों से जुड़ा हुआ है। आम यूज और अम्यूज ध्वनि भी मिलती है। बिल्कुल। अगला शब्द है 380, रिकैप्चुलेशन। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा लंबा है पर मतलब आसान है। पुनर्कथन पुनर्कथन मतलब किसी बात को संक्षेप में दोहराना, जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें फिर से बताना। जैसे मीटिंग के आखिर में करते हैं ना, रिकैप्चुलेशन। अच्छा, ओके, जैसे समरी टाइप। हाँ, बिल्कुल। और ट्रिक तो इसे बहुत ही आसान बना देती है। क्या है ट्रिक? ट्रिक है, हम्म रिकैप आता है सीरियल्स में, हम्म। लास्ट की समरी दिखाते हैं। अरे हाँ, रिकैप, ये तो सब जानते हैं। है ना? हाँ। तो रिकैप शब्द रिकैपिचुलेशन का ही छोटा रूप है। ये दिखाता है कि कैसे लंबे शब्दों को उनके छोटे पॉपुलर रूपों से जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगला शब्द 382, रोबस्ट। रोबस्ट यानी सुदृढ़, मजबूत, हट्टा कट्टा। टिकाऊ भी कह सकते हैं। ये किसी इंसान के लिए या चीज के लिए, दोनों के लिए। व्यक्ति के लिए, सेहत के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए या किसी तर्क के लिए भी। जैसे अ रोबस्ट आर्ग्यूमेंट। अच्छा, और इसे याद रखने का तरीका भी उतना ही रोबस्ट है। रोबोट स्ट्रांग होता है। सीधा और असरदार। रोबोट की छवि मजबूती से जुड़ी है और रोबोट रोबस्ट सुनने में भी पास लगते हैं। अब है शब्द 382, कॉन्सॉर्ट। कॉन्सॉर्ट, इसके कई मतलब हो सकते हैं, पर यहाँ जो दिया है उसके हिसाब से मतलब है पति पत्नी या जीवन साथी। पार्टनर। हाँ, पार्टनर। खासकर किसी राजा या रानी के साथी के लिए ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे इसका एक मतलब संगत करना या साथ देना भी होता है। अच्छा। और ट्रिक दी है, कौन शर्त लगाता है पति पत्नी पार्टनर के बीच। ये थोड़ी मजाकिया ट्रिक है। हाँ, कौन शर्त और कॉन्सॉर्ट की ध्वनि मिलाने की कोशिश है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, इसका मुख्य अर्थ शासक के जीवन साथी से ज्यादा जुड़ा है। हाँ, वो ध्यान रखना जरूरी है। ये बारीकियां पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अगला शब्द है 383, हेरेटिक। हेरेटिक। ये वो व्यक्ति होता है जो स्थापित धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ सोचता है या बोलता है, यानी विधर्मी। विधर्मी। इसके साथ सिनिक या पेगन जैसे शब्द भी दिए हैं। हाँ, पर उनके मतलब थोड़े अलग हैं। सिनिक मतलब निंदक, जो हर चीज पर शक करे। पेगन मतलब जो प्रकृति पूजक हो या मुख्य धर्मों को न माने। हेरेटिक खास तौर पर धार्मिक मान्यताओं से हटने वाले के लिए होता है। ओके, और इसकी ट्रिक है, हरि को टिक मारने वाला विधर्मी कहलाता है। ये निमोनिक थोड़ा विवादास्पद लग सकता है क्योंकि धर्म से जुड़ा है। हाँ, वो तो है। ये बस स्रोत सामग्री में दिया एक तरीका है, ध्वनि समानता, हरीटिक, हेरेटिक पर आधारित, पर यह दिखाता है कि निमोनिक्स कभी-कभी संवेदनशील हो सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शब्द 384, ट्राइस्ट। ट्राइस्ट, इसका मतलब है गुप्त स्थान पर मिलने का वादा या भेंट, खासकर प्रेमियों के बीच। जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, बिल्कुल। रॉन्डेवू या प्राइवेट मीटिंग जैसे शब्द भी कुछ ऐसा ही मतलब रखते हैं। और ट्रिक है, ट्राई करते हैं सेट करने की किसी लड़की को, तो गुप्त स्थान पर भेंट करते हैं। ये आज के युवा पीढ़ी की भाषा से जोड़ने की कोशिश लगती है। ट्राइसेट और ट्राइस्ट। हाँ, शायद। चलिए, अब कुछ शब्द हैं जो गीलेपन या नमी से जुड़े हैं। पहला है 385, डैंक। डैंक मतलब गीला और नम तो है, पर इसमें अक्सर एक ठंडी, सीलन भरी, थोड़ी अनप्लेजेंट जगह का भाव होता है। जैसे कोई पुराना बेसमेंट। हाँ, बिल्कुल। डैम्प और वेट इसके समानार्थी हैं। याद रखने की तरकीब, टैंक पानी से गीला होता है। आसान है। टैंक और डैंक ध्वनि मिलती है और टैंक का पानी से संबंध है। और इसी से मिलता जुलता अगला शब्द 386, डैम्प। डैम्प का मतलब भी गीला होना या नम है। डैंक और वेट इसके भी समानार्थी हैं। और डैम्पन क्रिया है, मतलब गीला करना। ट्रिक, डैम पानी से गीला रहता है,
ये भी टैंक डैंक जैसा ही है, डैम और डैम्प। तो डैंक और डैम्प में कोई फर्क है? हाँ, एक छोटा सा फर्क है। डैम्प आमतौर पर गीलेपन या नमी को बताता है, जो ठीक भी हो सकती है, जैसे नम मिट्टी। लेकिन डैंक में ज्यादातर एक नकारात्मक भाव होता है, ठंडा, सीलन भरा, बदबूदार गीलापन। अच्छा, ये सूक्ष्म अंतर जानना जरूरी है। मेमोनिक्स याद रखने में मदद करते हैं, पर मतलब की गहराई समझने के लिए प्रयोग देखना पड़ता है। बिल्कुल सही। अगला शब्द 387, डॉब। डब। हाँ, डॉब। इसका मतलब है किसी चीज पर कोई लेप, रंग या प्लास्टर लगाना, पर भद्दे तरीके से, या पोतना। इसका एक मतलब दाग लगाना, स्मियर भी हो सकता है। ओके। और ट्रिक है, धोबी दाग साफ करने का काम करता है। यहाँ दाग शब्द से कनेक्शन बनाया है, जो डॉब के एक मतलब स्मियर से मिलता है, और धोबी डॉब में थोड़ी ध्वनि मिलाने की कोशिश है। अब है 388 अपराइट। अपराइट। इसके दो मुख्य मतलब हैं। एक तो सीधा खड़ा होना, जैसे अपराइट पोस्चर। हाँ। और दूसरा, जो यहाँ ज्यादा जरूरी है, वो है ईमानदार, सच्चा, नैतिक रूप से सही, ऑनेस्ट जैसा। अच्छा, ईमानदार। हाँ, और अपराइटनेस का मतलब ईमानदारी है। इसके लिए रेक्टिट्यूड, राइचसनेस, प्रोबिटी जैसे शब्द भी हैं। और याद रखने का तरीका? आप राइट हैं क्योंकि आप ईमानदार हैं। ये शब्द के नैतिक अर्थ पर जोर देता है। अप और राइट को जोड़कर हमेशा सही यानी ईमानदार। ठीक है। अगला शब्द 389, कम्बैट। कम्बैट। सीधा मतलब है लड़ाई या संघर्ष, खासकर हथियारों वाली लड़ाई या युद्ध। ये क्रिया भी है। हाँ, क्रिया भी है, मतलब लड़ना या मुकाबला करना, फाइट जैसा। और इससे बना विशेषण है कॉम्बैटिव, यानी लड़ाकू या झगड़ालू। और ट्रिक, कम बातें करो उनसे जो लड़ते हैं। मुस्कुराते हुए। ये एक व्यवहारिक सलाह जैसी लगती है जिसे शब्द से जोड़ा है, कम बात और कॉम्बैट। शब्द संख्या 390 है, डिक्लेंशन। डिक्लेंशन। इसका एक मतलब व्याकरण से जुड़ा है, संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलना। अच्छा। पर इसका एक और मतलब है पतन, गिरावट या क्षय, डीके या डिक्लाइन जैसा। ओके, पतन। ट्रिक दी गई है, देख ले सन, अभी भी वक्त है, क्या तेरा पतन होना निश्चित है? ये निमोनिक शब्द के पतन वाले अर्थ पर है और एक चेतावनी जैसा भाव पैदा करता है। डिक्लेंशन और देख ले सन ध्वनि मिलाने की कोशिश है। अब कुछ शब्दों का एक ग्रुप है जिनका मतलब नकली या जाली है। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक ही भाव के लिए इतने सारे शब्द हैं। हाँ, ये बात है। पहला है 391, शैम। शैम। शैम का मतलब है नकली, दिखावा या ढोंग। कोई चीज जो असली लगे पर हो नहीं, फेक इसका समानार्थी है। ट्रिक, शाम के समय बाजार में नकली चीजें बहुत बिकती हैं। ये एक आम धारणा पर आधारित है। शाम और शैम को जोड़ा है। अगला नकली शब्द है बोगस। बोगस भी नकली या जाली होता है, अक्सर धोखे से बनाया गया, जैसे बोगस डॉक्यूमेंट्स या बोगस करेंसी। अच्छा, काउंटरफीट और फेक भी इसके समानार्थी हैं। हाँ, और ट्रिक है, वो गश खाकर गिर गया नकली नोट निकालते ही। ये भी काफी नाटकीय है, बोगस और वो गश। हम्म। फिर आता है 393, फेक। ये तो बहुत ही आम शब्द है। बिल्कुल। फेक मतलब नकली, झूठा, जाली, बनावटी। ये बहुत वाइडली यूज होता है चीजों, दस्तावेजों, भावनाओं, किसी भी चीज के लिए जो असली ना हो। इसके समानार्थी काउंटरफीट और स्प्यूरियस दिए हुए हैं। हाँ, ट्रिक है, फेक देते हैं सब नकली चीजों को। आसान है। चौथा शब्द इसी ग्रुप में है 394, काउंटरफीट। काउंटरफीट। ये खास तौर पर नकली नोट, दस्तावेज या ब्रांडेड सामान के लिए इस्तेमाल होता है, जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया हो। जैसे काउंटरफीट करेंसी। एग्जैक्टली। फेक इसका भी समानार्थी है। ट्रिक, काउंटर पे जाते ही पता चला कि नोट नकली जाली निकला। ये मेमोनिक शब्द के सबसे आम इस्तेमाल नकली नोट को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से जोड़ता है। काउंटर और काउंटरफिट को भी मिलाया है। बढ़िया। एक और शब्द 395, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब भी नकली, जाली या झूठा है, पर यह अक्सर तर्कों, दावों या कारणों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है जो झूठे आधार पर बने हों, जैसे स्प्यूरियस आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, तर्कों के लिए। हाँ। फेक, इसका भी समानार्थी है। ट्रिक है, सूंघने से जो मिलती है मार्केट में वो नकली होती है,
शायद यहाँ अवैध शराब की बात हो रही है। हो सकता है। स्पिरिट और स्प्यूरियस में ध्वनि समानता है। हाँ, ये दिखाता है कि मेमोनिक्स कभी-कभी थोड़े अस्पष्ट हो सकते हैं या किसी खास कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करते हैं। सही बात है। और इस नकली समूह का आखिरी शब्द फ्री 96 फोनी। फोनी भी नकली या जाली है। फोनी और काउंटरफिट इसके भी समानार्थी हैं, पर ये अक्सर किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं या पर्सनैलिटी के लिए इस्तेमाल होता है जो बनावटी या दिखावटी हो। जैसे झूठी मुस्कान। हाँ बिल्कुल, अ फोनी स्माइल। और ट्रिक। फोन से ही आजकल सारे जाली काम होते हैं। ये आजकल के ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह के संदर्भ में लगता है। फोन और फोनी को जोड़ा है। तो ये 6 शब्द हो गए। शैम, बोगस, फेक, काउंटरफिट, स्प्यूरियस, फोनी। सब नकली के अलग अलग शेड्स हैं। बिल्कुल। फेक सबसे आम है, काउंटरफिट खासकर पैसे और सामान के लिए, स्प्यूरियस तर्कों के लिए, फोनी व्यवहार के लिए, शैम और बोगस भी धोखे या दिखावे के लिए। इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। हाँ, मेमोनिक्स याद रखने में मदद करते हैं, पर सही प्रयोग के लिए ये जानना जरूरी है। सही कहा। अब कुछ शब्द देखते हैं जो फिजूल खर्ची से जुड़े हैं। पहला है प्रोडिगल। प्रोडिगल ये उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता है, फिजूल खर्ची करता है, अक्सर लापरवाही से। एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, वेस्टफुल इसके समानार्थी हैं। हाँ, वो बाइबल वाली कहानी है ना प्रोडिगल सन की। हाँ बिल्कुल। और प्रोडिगैलिटी संज्ञा है, मतलब फिजूल खर्ची। ट्रिक, प्रोडिगल बहुत खर्चीली होती है, घमंडी लड़की। ये मेमोनिक एक स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल कर रहा है। प्राउड गर्ल और प्रोडिगल को जोड़ा है। खैर, याद रखने का एक तरीका है। अगला शब्द है 398 लैविश। लैविश का मतलब है बहुत ज्यादा उदार, प्रचुर या खर्चीला। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे लैविश गिफ्ट्स, बहुत ज्यादा देना, और नेगेटिव भी, फिजूल खर्ची। अच्छा, दोनों तरह से। हाँ, वेस्टफुल इसका समानार्थी है। और संज्ञा है लैविशनेस, जिसका मतलब प्रोडिगैलिटी, फिजूल खर्ची भी होता है। ट्रिक, लव इश्क के चक्कर में फिजूल खर्ची बहुत होती है। ये भी एक आम धारणा पर आधारित है। लैविश और लव इश्क की ध्वनि मिलाई है। शब्द 399 है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब अति व्ययी, जो जरूरत से ज्यादा खर्च करे या सीमा से बाहर जाए। ये खर्च व्यवहार या दावों के लिए भी हो सकता है। इसका समानार्थी स्पेंडथ्रिफ्ट दिया है, यानी खर्चीला व्यक्ति। हाँ, और संज्ञा एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब लैविशनेस, फिजूल खर्ची है। ट्रिक, एक्स्ट्रावेग आंट लेकर आती है फिजूल खर्ची करके। ये तुकबंदी और ह्यूमर पर बेस्ड है। एक्स्ट्रावेग आंट और एक्स्ट्रावेगेंट अजीब होने की वजह से याद रह सकता है। हाँ, ये फनी है। और इस समूह का आखिरी शब्द वेस्ट्रल। वेस्ट्रल ये खास तौर पर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो पैसा, समय या संसाधन बर्बाद करता है। ये एक फिजूल खर्ची और अक्सर आलसी या निकम्मे व्यक्ति को दिखाता है। इसका समानार्थी भी स्पेंडथ्रिफ्ट है। हाँ, वेस्ट्रल ज्यादातर नेगेटिव शब्द है। ट्रिक, रेल के ऊपर बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है भारत में। ये मेमोनिक एक सामाजिक या राजनीतिक कमेंट्री को याद रखने के तरीके की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वेस्ट और रेल को वेस्ट्रल से जोड़ा है। तो ये 4 शब्द हो गए, प्रोडिगल, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट, वास्ट्रल। सब जरूरत से ज्यादा खर्च या बर्बादी से जुड़े हैं। हाँ, प्रोडिगल लापरवाही से उड़ाने वाला, लैविश प्रचुर, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स्ट्रावेगेंट सीमा लांघने वाला, और वेस्ट्रल बर्बादी करने वाला व्यक्ति। इनके बीच के फर्क को समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थे शब्द 376 से 400 और उन्हें याद रखने के कुछ दिलचस्प, कभी अजीब तो कभी फनी तरीके। हमने देखा कि कैसे ये मेमोनिक्स ध्वनि, कल्पना, कहानियों, यहाँ तक कि स्टीरियोटाइप्स का भी सहारा लेते हैं। हाँ, और यही इनकी खूबी है। हर किसी के लिए अलग तरीका काम करता है। कोई कहानी से याद रखता है, कोई अजीब इमेज से, कोई तुकबंदी से। महत्वपूर्ण ये है कि ये तकनीकें सीखने को पर्सनल और ज्यादा एंगेजिंग बनाती हैं। ये रटने के बोझ को कम करती हैं। बिल्कुल, समझने और याद रखने के बीच एक पुल बनाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन ट्रिक्स पर निर्भर रहना काफी है? जैसा हमने देखा, कुछ ट्रिक्स शायद शब्द का पूरा मतलब या सही कॉन्टेक्स्ट ना बताएं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मेमोनिक्स पहला स्टेप है, वो शब्द को दिमाग में डालने में मदद करते हैं। हाँ। लेकिन असली समझ तब आती है जब हम उन शब्दों को असल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, पढ़ते हुए, सुनते हुए, और फिर खुद उनका इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मतलब पैसिव वोकैबुलरी को एक्टिव बनाना। एग्जैक्टली। पैसिव जिन्हें हम पहचानते हैं को एक्टिव जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं में बदलने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सही है।
यानी ट्रिक के साथ साथ उस शब्द से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसे अलग अलग सिचुएशन में देखना और यूज करना होगा। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, ये जो याद रखने की क्रिएटिव तकनीकें हैं, ये मिमोनिक्स, क्या ये सिर्फ पढ़ाई या भाषा सीखने तक ही सीमित है, या हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे लोगों के नाम याद रखने के लिए जरूरी तारीखें, शॉपिंग लिस्ट, या किसी प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट्स याद रखने के लिए क्या हम अपनी याददाश्त को मजबूत करने और सीखने को मजेदार बनाने के लिए खुद की ऐसी ट्रिक्स बना सकते हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या हम अपनी क्रिएटिविटी से रोजमर्रा की चीजों को याद रखने के लिए भी ऐसे तरीके इजाद कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है।